नाज़रीन, ऐवान सदर से मैं हूँ सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सजदे का स्पेशल एडिशन। नाज़रीन, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज बहसियत 24वें वज़ीर-ए-आज़म के अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उनसे हल्फ लिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये मुनफरिद मुकाम हासिल आज हुआ है कि वो हमारी मुल्क की तारीख़ में पहले वज़ीर-ए-आज़म है जो कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मुंतखब हुए हैं और आज उन्होंने अपने इस हवाले से ओहदे का हल्फ भी उठाया। कल कौमी असम्बली के ऐवान में कायदे ऐवान के इंतखाब में उनको 201 वोट पड़े, भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी उन्होंने दी कि पूरी कोशिश करेंगे कि वतन अजीज़ को जो मुतफरिक चैलेंजेस दरपेश हैं उनके हल के लिए मुमकिन स्ट्रेटजी ऐसी तश्कील दी जाए जो नतीजा खेज साबित हो। आज के सजदे स्पेशल में हम यहाँ आज की इस परवकार तकरीब में आए हुए रहनुमाओं से गुफ्तगू करेंगे जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासतदान भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान हैं। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑन अ पर्सनल लेवल कैसा महसूस करें आपके वालिद गिरामी दूसरी मरतबा लगातार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाया है और ख़ुद आप मुतअद्दिद बार मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली मुंतखब होते हैं, वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, एक ज़िम्मेदारी है और भारी ज़िम्मेदारी है, मुआशी मसाइल का अंबार है। अल्लाह ताला करे कि हम मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर सकें और पाकिस्तान को खोया हुआ मुकाम दिलवा सकें इंशाअल्लाह। सर, ये जो पार्लियामेंट आई है बड़ी मुनक़सिम सी है, अपोजिशन भी काफ़ी बड़ी तादाद में है, पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा फ़िलवक्त नहीं बन रहे, उन्होंने कहा हम नहीं बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए ऐसी हुकूमत को आगे बढ़ाना, बहुत से तजिया निगारों की राय है कि कठिन हालात हैं। 16 महीने में हम सब इत्तेहादियों को साथ लेके चले और बड़ी कामयाबी के साथ चैलेंज का मुकाबला किया है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। यही इत्तेहादी हैं, इंशाल्लाह मिलकर कौमी यकजहती के जज्बे से इंशाल्लाह काम करेंगे। हमजा साहब, आपके बारे में कहा जाता है आपको पंजाब के एक एक हलके का पता है, तो मैं आपसे जानूँगा पंजाब में इस दफ़ा कारकर्दगी वैसी नहीं रही जो कि हमेशा से मुस्लिम लीग नून की रहती है। आप समझते हैं कि ये मौका है कि उस लॉस्ट ग्राउंड को रिक्लेम किया जाए? हमें अपनी कमज़ोरियों का तजिया करना चाहिए और वही कामयाब होते हैं जो अपनी कमज़ोरियों से सबक सीखते हैं। आप सर वफाक में आए हैं सूबाई असम्बली की बजाय, तो वफाक में कोई किरदार अदा करने जा रहे हैं? बैक बेंचर तो नहीं रहेंगे, फ्रंट सीट पे होंगे? इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा आपको। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। आपके चेहरे पे माशाल्लाह मुस्कुराहट है और फॉर ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर उन्होंने हल्फ उठाया है। पिछली 16 माह की गवर्नमेंट में आप एनर्जी मिनिस्टर थे। सर, कल उन्होंने अपनी कायदेवान मुंतखब होने के बाद कहा कि 2300 अरब रुपए का खसारा है हमारे एनर्जी सेक्टर में। चैलेंजेस वही हैं जो 16 माह पहले थे। एक डिफरेंट हिकमत अमली से आएंगे या जो पॉलिसी थी उसी को फॉलो करेंगे? नहीं, देखिए ना, 16 मंथ्स की जो परफॉर्मेंस थी उसमें उन्होंने फ़्लो ऑफ सर्कुलर डेट जो था वो शहबाज शरीफ साहब उसको ज़ीरो पे ले आए थे। तो ये कोई छोटी तो कारकर्दगी नहीं है कि एक फ़्लो है, यानी आप समझ लें कि अंधा कुआं है, उस कंधे कुएँ को कम से कम उसका बॉटम जो है उसको सील करने की कोशिश की गई थी। अब उस कुएँ को भरना है और भरने के लिए हमें चोरी रोकनी पड़ेगी। उसके पहले जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी वो तो रिज़ॉल्व हो गई हैं, लेकिन अब जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर है उसमें कुछ बेहतरी आई थी। उन 16 महीनों के अंदर पिलफरेज या चोरी में भी कमी आई थी और कलेक्शन भी बेहतर हुई थी, मगर उसके अंदर अब रेडिकल इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो कल उन्होंने जो बात की है वो ये है कि डिंकी टॉय इंक्रीमेंटल चीज़ों से ये काम नहीं चलेगा। ये 2300 अरब का मतलब यानी आप सोच लें तकरीबन $2-2 बिलियन है। तो $2 बिलियन यानी $1 बिलियन का IMF प्रोग्राम और $2 बिलियन का हमारा सर्कुलर डेट, सिर्फ बिजली का, गैस का इसके अलावा है। और जो जब तक हम इस लीकेज को सॉल्व नहीं करेंगे गरीब आदमी इसका बोझ उठाता रहेगा। यानी महल्ले में एक आदमी चोरी करता है तो पूरा महल्ला उनकी गुर्बत जो है वो उन्हें अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने माँ बाप की दवाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है एक महल्ले के एक शख्स की चोरी की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमने गरीब आदमी को रिलीफ देना है तो हम इस चोरी को रोकें। 600 अरब की चोरी होती है। पॉलिटिकल विल है डॉक्टर साहब? जी, अगर प्राइम मिनिस्टर जब पहले अपने पहले खिताब मेडन खिताब में एक ही बात करते हैं कि मैं 3 चोरियां नहीं होने दूंगा,
گیس کی نہیں ہونے دوں گا, بجلی کی نہیں ہونے دوں گا, ٹیکس کی نہیں ہونے دوں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر پولیٹیکل ول نہ ہو تو نہ کہیں, تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے ہمارا پولیٹیکلی اسپیکنگ. آپ سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے کامیابی حاصل کی, لیکن جو آپ کی غالباً توقعات تھیں اس تک نہیں گئے. پیپلز پارٹی آپ کو آؤٹ سائڈ کیبنٹ رہ کے سپورٹ کر رہے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی ہے, ایم کیو ایم پاکستان ہے, ود نوائزی اپوزیشن آف سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی. کتنا مشکل ہوگا یہ سفر ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا 16 مہینے کا سفر مشکل تھا, اور وہ مشکل سفر تھا, مگر اتنا ہی مشکل ہوگا کیونکہ اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ تھی. اگر وہ چاہتے تو کہتے کہ ہم اس حکومت کو ختم کر دیتے ہیں. اب بھی جو ہماری سپورٹ آ رہی ہے وہ دیگر جماعتیں جو ہماری سپورٹرز ہیں ان سے آ رہی ہے. اگر وہ چاہیں تو سپورٹ کریں, اور نہ چاہیں تو کسی بھی وقت وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن وزیر اعظم نے جس دن کہا کہ سنی اتحاد کے جو ممبر ہیں جو اس وقت آزاد تھے کہ آپ حکومت بنا لیں, تو اس دن انہوں نے پیغام یہ دیا تھا زیر لب کہ مجھے حکومت بنوانے کی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ بنانا جب وہ شروع کرتے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت بنا لیں, تو راستے میں اگر کوئی کہے گا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ وزیر اعظم رہیں, تو نہ چاہیں, مگر ملک تو ٹھیک کرنا ہے نا. یہ جو ذمہ داری انہوں نے لی ہے کاہے کو لی ہے؟ اس لیے لیا کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے. یہ جو مسائل کا انہوں نے ذکر کیا اور جو سولوشنز بتائے ہیں, جس میں ایس ایم ای کی ہے, جو ہمارا کسان ہے اس کی پیداواری طاقت بڑھانے کے لیے نیا سیڈ, کھاد کی ڈائریکٹ سبسڈی, سولر کے ذریعے پانی, یعنی تینوں چیزیں اکٹھی کر دو, کھاد بھی مل جائے, پیداواری طاقت جس کی دگنی ہو وہ آپ کو بیج بھی مل جائے, پانی بھی مل جائے, تو پیداوار دگنی ہو جائے گی نا. تو یہ ایک پلان ہے نا ان کے ذہن میں. اسی طرح انہوں نے کہا شہری آبادی کے اندر میں بینکوں کو پابند کروں گا, پابند سختی سے کروں گا کہ وہ ایس ایم ایز کو, چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے کے لیے جو بچے بچیاں ہیں ان کو قرضہ دیں, تو اس سے کاروبار لگیں گے نا. تو وہ ایک بچہ جو اس وقت ڈھونڈ رہا ہے نوکری, وہ 2 3 4 بچوں کو نوکری دے گا نا, چھوٹے سے کاروبار میں بھی, دکان بھی کھولے گا. تو یہ تمام باتیں تو انہوں نے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے آئی ٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اے آئی اور مشین لرننگ میں 5 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دیں گے, 5 لاکھ, اور ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں جو نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں باہر سے, امریکہ سے, چین سے, جرمنی سے مشین لرننگ کے ایکسپرٹس لے کر آؤں گا اور اپنے بچوں کو بوٹ کیمپ کر کے ٹرین کرواؤں گا, 5 لاکھ بچوں. تو ان تمام چیزوں سے معیشت آگے بڑھے گی نا. اور اگر کسی وقت لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو لوگوں کی ول کے آگے ہمارا سر جھکائے, مگر ان کی پولیٹیکل ول شروع ہوتی ہے یہ کہنے سے کہ آپ بنا لیں حکومت. تو اب آپ کیا کریں گے؟ حکومت الٹا ہی دیں گے نا. تو وہ تو شروع کر رہے ہیں اس بات سے کہ آپ بنا لیں, آپ مشکلات کا سلوشن لیں. عمر ایوب صاحب کل گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری 180 سیٹیں بنتی ہیں. دیکھیے وہ فگر کہاں سے لاتے ہیں سر؟ وہ عمر ایوب صاحب کو اوتھ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جس آئین قانون کے تحت وہ اوتھ لے کر آئے ہیں اسی کے تحت یہ ایوان بنا ہے. تو وہ اپنے ہی اوتھ کو کی کسی طرح سے حد تک کر رہے ہیں, کسی حد تک. جب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں میں نے اوتھ تو لے لیا ہے لیکن غلط لے لیا, پروٹیسٹ کیا نہیں. انڈر پروٹیسٹ کس چیز کا جی؟ دیکھیے, یعنی جب وزیر اعظم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت بنا لیں تو بنا کے انویسٹیگیٹ کر لیں. اب آپ یہ کہیں کہ میں 180 سیٹیں اور 90 میرے پاس ہیں, اور میں حکومت, وہ کہہ رہے ہیں بنا لیں اور 180 لے لیں, یعنی حکومت بنا کے, کمیشن بنا کے, تحقیق کر کے لے لیں 180, 580 لے لیں یار, 300 کچھ سے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں حکومت نہیں بناؤں گا, یعنی ایک آپ کوشش کریں کہ ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے. اس کے بعد آپ سنی اتحاد جیسی ایک پارٹی ڈھونڈیں جس نے اپنی لسٹیں جمع نہیں کروائیں, جبکہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بے شمار پارٹیاں اس وقت موجود ہیں جن نے لسٹ جمع کروا رکھی ہے. تو آپ نے پہلے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی, پھر سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی. سنی اتحاد جس نے لسٹ نہیں جمع کروائی ہوئی اس کے ساتھ ضم ہو کے, پھر اس کے بعد آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا. یعنی اگر آئینی بحران سے ملک برباد نہ ہو اور سیاسی بحران سے ملک برباد نہ ہو تو معاشی طور پہ ملک برباد ہو جائے. تو بھائی کوئی کنسٹرکٹیو بات کریں نا, حکومت بنا لیں اور کر لیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں, تو آپ آ کے خود کر لیں نا انویسٹیگیٹ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب. مراد علی شاہ صاحب ماشاءاللہ ہیٹ ٹرک مکمل کر رہے ہیں, پہلے تو مبارکباد وصول کیجیے. نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور
बड़ी खुशी भी है, लेकिन उसके साथ बड़ा चैलेंज भी है जो आना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे, और पार्टी लीडरशिप का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार मौका दिया है कि मैं सिंध सूबे की चीफ मिनिस्ट्री चलाऊँ। तो सर इस मरतबा क्या वो मुनफरिद और नुमाया काम करेंगे जो पिछले 2 अदवार में आपने ना कर सके, लेकिन माशाल्लाह वोट तो हमेशा आपको उससे ज़्यादा पड़ जाता है, उसमें भी आपकी राय लेना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल चौथी बार हुकूमत बना रही है। तो मुझसे पहले सवाल ये होता है कि क्या आपकी तरजीहात होगी, क्या करेंगे। तो हम तो पहले दिन से, आज से 2008 से जब ये मौजूदा दौर शुरू हुआ था, उसी मिशन पे काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, उस पे काम कर रहे हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने कहा कि सिंध के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को 2008 से लेके, और ये चौथी इलेक्शन है जब पहले से ज़्यादा वोट और सीटें दी हैं, इस दफ़े और ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि जो उनकी उम्मीदें हैं उन पे हम पूरे आ सकें। सबा सादिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ज़ेब जाफ़र साहिबा मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते जी। किरण डार साहिबा, क्योंकि बहुत से चेहरे आए हैं जो पहले पंजाब असम्बली में थे, अब कौमी असम्बली में। क्या हाल है सबा साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आप बिल्कुल साथ मौजूद थी जब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, क्या तासुरात हैं आप? जी हमें कल अल्लाह का शुक्र है कि ऐवान ने और अवाम ने तमाद किया और हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ऐवान ने चुना। मगर साथ ही साथ अफसोस इस चीज़ का है कि जमहूरी रवायात को बरकरार रखना चाहिए था, जो कि हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने पामाल किया। तो इसीलिए मुझे वज़ीर-ए-आज़म के साथ और बाकी हमारे मेंबर्स को आगे आके खड़ा होना पड़ा, ताकि हम उन लोगों को बता सकें कि ये जमहूरी रवायात को पामाल करेंगे तो इसका इनको जवाब भी मिलेगा। ज़ेब साहिबा, लेकिन आप पहले भी मेंबर कौमी असम्बली रह चुकी हैं, आप समझती हैं कि अब हमें, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जब शऊर शोर पे गलबा पालेगा तो मामला बेहतर हो जाएंगे? देखिए जी, यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत पहले भी एज ए अपोजिशन लीडर भी उनका तभी ये राय थी, और एज अ लीडर ऑफ द हाउस उन्होंने, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने कहा है कि वी वांट टू टेक द अपोजिशन टुगेदर। हम जो अपना अवामी मैंडेट लेके आए हैं, हम लोग अवाम को आंसरेबल हैं, तो हम मिल बैठ के काम करना है। लेकिन अफसोस ये है कि अपोजिशन जो है इस चीज़ पे नहीं आ रही है। लेकिन हमारे जो है हौसले बुलंद हैं, हमें पूरा भरोसा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे, अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे, कि इंशाल्लाह ताला मुश्किल वक्त जो है ख़त्म होगा। किरण डार साहिबा, फर्स्ट टाइम है आपको? नहीं जी, थर्ड टाइम। थर्ड टाइम आप एज एम एन ए, तो एज एम पी ए, देन एम एन ए, क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच जी। आपने भी देखा, हमने भी देखा, मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने पंजाब में कितना काम किया। वो 2013 का वक्त भी आपको याद होगा, जब मुश्किल तरीन वक्त बिल्कुल था, जब लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत बुरी थी और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा फुकदान था। आपने देखा 3.5 सालों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज साहब ने किस तरह काम किया, और अब वही दौर दोबारा इंशाल्लाह ताला, मैं समझती हूँ पाकिस्तान 2013 के उसी दौर में दोबारा शामिल हो गया, और उसकी से डबल स्पीड के साथ। अता भाई, आपसे इलेक्शन कैंपेन पे मुलाकात हुई थी, माशाल्लाह ने 127 से अपना मार्का मारा है। बताइए कि सर 16वीं कौमी असम्बली जो है मार्ज़ वजूद में आ गई है, शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा अब हल्फ ले जा रहे हैं वज़ीर आज़म का, क्या मुतफरिक चैलेंजेस हैं? कल उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी, हिकमत अमली में कोई बदलाव आएगा 16 माह की PDM गवर्नमेंट के मुकाबले में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम है। शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा कंसेक्टिवली वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और आज जो टेकिंग सेरेमनी है, और मैं समझता हूँ उन्होंने मिसाक मईशत की अपोजिशन में होते हुए बात की थी, मिसाक मईशत के साथ मिसाक मफामत की भी उन्होंने बात की है। तो टॉलरेंस के साथ हमने को एग्जिस्ट करना है, सबको साथ लेके चलना है, और इस मुल्क के जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको भी ओवरकम करना है, और सोसाइटी में जो इनटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त है, इसका भी हमने जो है वो तदारक करना है। तो हम इंशाल्लाह ताला ये मिलजुल के इकॉनमिकली भी काम करेंगे और मफामत पे भी काम करेंगे, ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सके। पहले कुछ 100 दिन या 90 दिन का कोई एजेंडा सामने आएगा? जी बिल्कुल जी, कल बड़ी कॉम्प्रहेंसिव स्पीच थी वज़ीर आज़म साहब की, हर तबके की बात की, किसान की, मज़दूर की, नौकरी पेशा की, ख़वातीन की, विमेन एम्पावरमेंट की। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा तबका नहीं है जिसकी उन्होंने नुमाइंदगी कल ना की हो। बड़ा कॉम्प्रहेंसिव प्लान है, और आपको पता है कि उनका एक है नेचर भी है, उनकी एक रेपूटेशन है कि वो डूअर हैं और वो डिलीवरी में बिलीव करते हैं। तो वादे और नारे कम होंगे और काम ज़्यादा होगा। आपको पेश की मुबारकबाद दे दें वज़ीर इत्तलात होने? देखिए, वो जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी वो निभाएंगे, और अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से निभाएंगे। बाकी फिर जो पार्टी जिम्मेदारी हमारी सौंपे। तरफ से मुबारकबाद कबूल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब। सर, सबसे पहले तो ढेर सारी मुबारकबाद वसूल कीजिएगा, इट्स एन ऑनर।
माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के स्पीकर बने हैं, एक टफ अपोजिशन का भी सामना है, क्या कहेंगे सर? नहीं देखें, अगर तो रीज़न हो तो फिर तो टफ़ होगी, अगर शोर शराबा हुआ तो क्या टफ़ होगा। सर बताइएगा, मुतफरिक चैलेंजेस का भी सामना है, पीडीएम गवर्नमेंट 16 माह गुजरे, आप मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने जा रहे हैं, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजिंग टाइम्स हैं और बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल मईशत की है, क्लीवेज बहुत बढ़ी हुई है, सोशली पॉलिटिकली बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, एंड आई होप कि प्राइम मिनिस्टर इसको नेविगेट करेंगे और बड़ा अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। पीटीआई के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बेहतर इश्तराकी अमल हो सकता है, वर्किंग रिलेशनशिप हो सकते हैं इख्तलाफात के बावजूद? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक बातचीत डायलॉग, ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है, ये होते रहना चाहिए और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आप किन लोगों से बात कर रहे हैं। अगर तो सिर्फ उनका मतम नज़र डिसरप्शन है और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके साथ ये अनारकी और अदम इस्तेहकाम जुड़ा होता है, तो इससे आगे कुछ क्या कहा जा सकता है। मालिक साहब बहुत शुक्रिया, वी विश आप अच्छा कंडक्ट करें पंजाब असम्बली को। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम बैक टू नेशनल असम्बली। थैंक यू सो मच जी। कितनी दफ़ा जीत के माशाल्लाह आ रहे हैं? छठी दफ़ा कौमी असम्बली में, और मैंने बीच में एक दफ़ा का गैप इसलिए दिया कि मैं देखूँ ये मेरे बात करते क्या हैं सब, तो मुझे लगा कि नहीं भाई ये और ज़्यादा ख़राबी हो गई, तो इसलिए मैंने कहा इस बार जाना ज़रूरी है। MQM पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब को कायदे अमान मुंतखब करने में अपना वोट डाला, क्या तवक्कुआत हैं और मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखिए, PMLN ने भी बड़ी मारें खाई हैं और सियासी जद्दोजहद की है। अब वो जब इन्हें अल्लाह ने दोबारा ही मौका दिया और हम सबको दिया, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक कौमी मशावरत का फ़ोरम कायम करेंगे और कौमी मफाहमत के ज़रिए जो वो चार्टर ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो MQM भी बात कर रही है, फिर चार्टर ऑफ सोशो इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी सोशल डेवलपमेंट, इन सब को मिला के अपोजिशन की जमात को किसी तरह हमें मनाना है, राज़ी करना है, और उसके लिए अगर आइन और क़ानून में गुंजाइश निकालनी है ना, तो जो मखसूस नशिस्तों की सीटें हैं, अगर दिल बड़ा करके, आइन और क़ानून में नहीं है, वो PTI को नहीं मिल सकती, लेकिन दिल बड़ा करके अगर हम इलेक्शन कमीशन चले जाएं या 2/3 से एक मंजूर कर लें हम एक आइन में तरमीम, तो ये सीटें दे दें, तो मेरे ख्याल में उनके गुब्बारे से बहुत सारी हवा निकल जाएगी। और फिर नौजवानों को और बहनों बेटियों को बाइख्तियार बनाने के लिए हमने, हमारे गवर्नर कामरान टिसूरी ने 50,000 लोगों को एडवांस IT का जो मुफ्त कोर्स आ रहे हैं, वही रह रहे हैं। मैंने तो उनकी खिदमत बताई, मेरिट पे उनसे अच्छा कोई गवर्नर हो ही नहीं सकता, और उनको लिहाजा उनका नाम ही उसूलन होना चाहिए। तो अब मेरा कहना है 50,000 हमने फ्री कोर्स कराया, 10 लाख की नौकरी मिलेगी, 10 लाख का सदीकी साहब बड़े गौर से आपकी 10 लाख का कोर्स है, 10 लाख का कोर्स है और 10 लाख का फ्री। ये जब फारिग होंगे, टिसोरी साहब की तारीफ हो रही, देखे मौजूद हैं सर, आए ना गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की, डॉक्टर फारूक ना फारिग हो गए ना, तो 10 लाख की नौकरियां जो है वो इनके लिए बाहर इंतजार कर रही है। मुकाबला नहीं कर सकता मैं खालिद मकबूल सदीकी साहब का भी तारुफ कहा है ना, लेकिन सरकारी पैसे से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब को 5 लाख अपने पल्ले से भी पढ़ाने चाहिए लोग। डॉक्टर खालिद मकबूल साहब आदाब। वो अभी हम लिफ्ट में थे, गवर्नर बन रहे हैं नहीं बन रहे, बरकरार रह रहे नहीं रह रहे, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है और खालिद भाई फैसला करेंगे। लेकिन ये जो तारीफ़ कर रहे थे, तो अभी लिफ्ट में खालिद भाई और मैं थे, तो एक मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा क्या कह रहे थे वो खालिद भाई बताएंगे। वो कहते हैं इनको तो पंजाब का गवर्नर होना चाहिए। तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। आगे उन्होंने आपके साथ मुआहिदा भी किया है। एहसन भाई सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वेलकम बैक सर। आप हमेशा रिसाउंडिंग विक्ट्री के साथ जीतते हैं, चाहे हवा किस रुख भी चले, इसकी राज की तो बताइए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि इसका एक ही राज है कि इंसान अपने इलाके की खिदमत करे और लोगों से रब्ता रखे, और अल्लाह का शुक्र है नारोवाल के लोगों ने हमेशा ये छठी दफ़ा अपने एतमाद का वोट दिया है। तो इस एतमाद के वोट के साथ नारोवाल की भी और पाकिस्तान की एक नए जोश और वलवले के साथ खिदमत करेंगे। असल में मैं इकोनॉमी पे आपका ब्रीफ कमेंट चाहूँगा, बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बहुत से चैलेंजेस हैं, 730 अरब रुपए का खसारा है, 80,000 अरब रुपए की। देखिए, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने तो एक इख्तिसार के साथ बात की, तकरीबन 7,300 अरब रुपए के कुल महासिल हैं जो वफाकी हुकूमत को हासिल होते हैं, और उन्होंने ये कहा कि 8,000 अरब हमें सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी की मद में चाहिए।
اس کا مطلب یہ ہے کہ 700 ارب تو صرف آپ کو قرضوں کی ادائیگی میں خسارہ ہے. اس کے علاوہ ملک چلانے کا جتنا بھی خرچہ ہے، چاہے وہ تنخواہیں ہیں، چاہے وہ دفاع کا بجٹ ہے، چاہے وہ ترقیاتی بجٹ ہے، چاہے وہ پینشنز ہیں، چاہے وہ سبسڈیز ہیں، چاہے وہ کسی بھی اور شعبے میں ٹرانسفرز ہیں، وہ سب کا سب خسارہ ہے. اور یہ سب ہم قرضوں پہ ملک کو چلا رہے ہیں. تو یہ چیز دیر پا نہیں ہو سکتی. اسی لیے اب ہمیں سب کو مل کر جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آستین چڑھا کے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ملک کی پیداوار بڑھائیں، زراعت میں، صنعت میں، سروسز سیکٹر میں، ٹیکنالوجی میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایکسپورٹس کو بڑھانے میں ہم بھرپور اپنا کردار ادا کریں. چونکہ اگر ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھیں گی تو ہم اسی سائیکل کا نشانہ بنتے رہیں گے کہ جب بھی ٹیک آف کرتے ہیں تو ہماری امپورٹ کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے، لیکن ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ ہم ارن نہیں کر سکتے، اور اس سے پھر ہم کریش کر جاتے ہیں. تو اب ہمیں ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جانا ہے، اور اس میں سی پیک ہمارے لیے بہت ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بہت شکریہ سر اقبال صاحب، تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ممبر قومی اسمبلی. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے حلف اٹھا لیا، بتائیے گا وے فارورڈ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال بعد اب ہمیں مل کر سیاست کو بھی، ریاست کو بھی، سب کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں، اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. تو اس کو ایک عوامی، شراکتی، شمولیتی جمہوریت بنائیں تاکہ پاکستان کی جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانی تک پہنچیں، ان کو فائدہ ہو. اس سے پاکستان کا، اور ہم نے اسی لیے ایک نسخہ کیمیا انٹروڈیوس کرایا ہے جس سے ڈیولوشن آف پاور اس درجے پہ ہوگی کہ عام پاکستانی کے گھر کی دہلیز تک وہ سارے اس کے حق، اس کے وسائل اور اختیارات اس کو منتقل ہو. سر، آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے ماحول میں کوئی بہتری آئے گی، کوئی ٹھہراؤ پیدا ہوگا؟ میں دعا کرتا ہوں، یقین نہیں آتا ہے بس. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی، فارمر فیڈرل منسٹر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جو مسلم لیگ نواز کے صدر بھی ہیں اسلام آباد کے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی 16 ماہ کی حکومت میں بھی متفرق چیلنجز تھے، اس سے ہٹ کے حکومت سازی اس دفعہ کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو آج بطور وزیر اعظم حلف اٹھانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو آپ نے حکومت سازی کا سوال کیا ہے، دیکھیے 16 ماہ کی جو حکومت تھی، سب سے پہلے تو وہ بڑا ایک چیلنجنگ آپ یہ کہیں کہ حالات تھے، اور ملک معاشی طور پہ بدحالی کا شکار تھا اور ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا تھا. اور ہم نے اپنی سیاست کی پرواہ کیے بغیر کچھ ایسے مشکل فیصلے بھی کیے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے الحمدللہ اس بحرانی کیفیت سے، اس ڈیفالٹ کے خطرے سے بچا. لیکن پولیٹیکل امپیکٹ بھی پڑا. لیکن ظاہر ہے اس کو پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے وہ تھوڑا یا زیادہ وہ تو آنا تھا. اب جو نئی حکومت بنی ہے یا بننے جا رہی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہمیں باقی جماعتوں کی بطور نمبر گیم سپورٹ حاصل ہے. ہمارے اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم مشکور ہیں کہ ان کی ہمیں مکمل تائید اور سپورٹ اسمبلی میں حاصل ہے. اسی طرح مسلم لیگ کاف کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے. ایم کیو ایم ان کے شکر گزار ہیں، ان کی مکمل سپورٹ ہمیں حاصل ہے. باپ پارٹی کی ہمیں مکمل سپورٹ، اور مسلم استحکام پاکستان. یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ اس نظریے کے ساتھ ہیں کہ ہم نے اس ملک کو بنانا ہے، اور بنیادی طور پہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کا دینا، اس نظریے کا ساتھ دینا ہے، اس سوچ کا ساتھ دینا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس سے ہم نے ملک کو انشاءاللہ تعالی نکالنا ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس دن جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان تمام مسائل کا انہوں نے ذکر کیا جن سے ملک اس وقت دوچار ہے، اور انہوں نے ایک وے فارورڈ دیا کہ ہم کس طرح ان حالات سے، مشکل حالات سے ہم نبرد آزما ہوں گے. میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ جو ایک ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ان چیلنجز کو ہیڈ آن لیں گے. ان چیلنجز کا مقابلہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور ملک کو اس بحرانی کیفیت سے انشاءاللہ نکالیں گے. ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جو شعور ہے وہ شور پہ غلبہ پا جائے گا. جو قومی اسمبلی کا ماحول ہے، سنی اتحاد کونسل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. 2013 سے 2018 آپ لوگ اس وقت ممبر قومی اسمبلی آف منسٹر تھے. اسی صورتحال کا سامنا رہے گا سیاسی طور پہ؟
देखिए गुजारिश ये है कि ये सुन्नी इत्तेहाद पार्टी काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये फ़ैसला उन्होंने करना है कि उन्हें जो भी वोट मिले हैं वो अवाम ने उन्हें किस सोच के तहत दिए हैं। क्या इस सोच के तहत दिए हैं या इस नज़रिए के तहत दिए हैं कि आप असम्बली में जाके बदतमीज़ी करें, शोर मचाएं, नारे लगाएं, माहौल ख़राब करें, गालियाँ दें। अगर तो वोट इसलिए लिए हैं तो फिर ये अपना काम वो जारी रखें, 5 साल जारी रखें। हमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमने एक और सोच के तहत पार्लियामेंट में गए हैं और एक और सोच के तहत कि मुल्क के मसाइल, अवाम के मसाइल, महंगाई, मुल्क में मुआशी जो है इस वक्त अदम इस्तेहकाम, इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। तो हम तो अपने हदफ हासिल करेंगे, लेकिन उन्हें भी अपने इस आप ये कहें कि रवैये पे उन्हें भी गौर करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान का पार्लिमान है, सबसे बड़ा एक आइन साज इदारा है, अवाम की उमंगों का तर्जुमान है, पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ के हर इलाके की नुमाइंदगी मेंबर कौमी असम्बली जो अपने इलाकों से लोग इलेक्ट करके यहाँ भेजते हैं वो यहाँ मौजूद है। और अगर आपने पूरी कौम को मैसेज ये देना है कि हम सिर्फ हुल्लड़बाजी के लिए असम्बली में आए हैं, तो ये कोई ना तो कोई अच्छा मैसेज है, ना कौम इसे एक्सेप्ट करेगी और ना मैं समझता हूँ कि ये कोई पार्लिमानी रवायात के मुतकाज़ी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को वफाकी काबीना में हम देख रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला का फ़ैसला है और क़यादत का फ़ैसला है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमसे बात कर रहे थे। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तबिक नवाज़ के तर्जुमान है, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है और इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा। इख्तियार वली साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी मरतबा अपने ओहदे का हल्फ उठाया है, उस पर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और आपका और मेरा ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ने हल्फ उठाया है, आज यहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। किस तरह देख रहे हैं वफाक और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इश्तराकी अमल? देखें, सबसे पहले तो ये हुकूमत की सतह बड़ी खुशाइन बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज दूसरी मरतबा अपनी वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो वोट मिले हैं, जो मैंडेट मिला है, कौमी असम्बली ने, हाउस ने उनको जो मैंडेट दिया है वो काबिल सताइश है। और कल हम ये देखते ही रह गए, जो कहते थे कि हमारे पास 180 वोट हैं, मैं उधर मौजूद था कि वो 180 वोट कहीं तो दिखाई दें, उनके 100 नहीं पूरे हो रहे हैं, अपने 90 वोट थे उनके पास, 92 टू बी प्रिसाइज, और कहते हैं कि हमारे पास 180 हैं। तो ये हमेशा से पंचरों की बात, बढ़ा चढ़ा के बात करना, ड्रामा करना, झूठ बोलना इनका होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो आपने ज़रा थोड़ा सा इसका आप तकाबला करें, खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला है उसकी पहली स्पीच सुन लें, कहते हैं मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म करो, मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ जितने लोग हैं उनके मुकदमात ख़त्म करो, मेरे लीडर को रिहा कराओ। किस तरह रिहा कराओ? पाकिस्तान में कोई आईन नहीं है, दस्तूर नहीं है, कोई रियासत नहीं है, आप जुर्म करेंगे तो ऐसे ही रिहा कर दो। जबकि कल शहबाज शरीफ की स्पीच आपने सुनी, फिर आप मरियम नवाज़ की स्पीच उठा लें, उन्होंने पंजाब का विज़न दिया और कल शहबाज शरीफ ने एक ब्राइटर पाकिस्तान का विज़न दिया है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। हमारे साथ मौजूद है रुमीना खुर्शीद आलम साहबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं और इससे पहले भी मेंबर कौमी असम्बली रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिएगा, एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप मेंबर कौमी असम्बली बन गई हैं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। रुमीना साहब बताइएगा, 16 माह की आप लोगों की हुकूमत गुजरी है, उसमें आप भी वज़ीर आज़म की मामले खसूसी थी। इस दफ़ा की हुकूमत नई आई है, चैलेंजेस तो वही हैं, अब हिकमत अमली भी वही रहेगी या कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बात यह है कि जो पिछले 16 माह के वक्त था उसमें जो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी जो कामयाबी थी वो ये थी कि इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया गया। और जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने जो है अपने आप को रियासत को बचाया, सियासत को नहीं। तो इंशाल्लाह अब भी नए अज़्म, नए इरादों के साथ, और मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो अपने विज़न में बहुत क्लियर हैं और उनकी तमाम स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उनकी स्पीच में, एंड द वे ही इज़ कॉन्फिडेंट, उनकी पूरी टीम, हम सब मिलके उनके साथ उतने ही कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें यकीन है कि हम मिलकर अपने रब ताला की रहमत और करम से इंशाल्लाह इन पर अबूर हासिल करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली जेलम से बिलाल अज़हर कियानी साहब, जिन्होंने इंतखाब जीते। और जेलम आपको पता है सियासी तौर पर बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुबारकबाद जी, असम्बली का इलेक्शन जीत कर आए हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? किन तवक्कुआत, किन अज़ाइम के साथ कौमी असम्बली आए हैं और जिस जमात का हिस्सा हैं उनको इक़्तिदार मिला है? आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा उन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। जी अनवार साहब, सबसे पहले तो जी मैं अल्लाह ताला के बाद अपने पार्टी के कायद
शहबाज शरीफ साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं NA-60 जेलम से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बन के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता। और मैं फिर जेलम की आवाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने नवाज़ शरीफ पर PMLN पर एतमाद किया, और मैंने वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब की अपनी जमात की हल्के में कैंपेन के दौरान नुमाइंदगी की, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। तो इंशाल्लाह हम जेलम की आवाम को साबित करेंगे कि ये उनकी बेहतरी का बायस बनेगा। और जेलम में काफ़ी मसाइल हैं, तरक्याती के हिसाब से सीवरेज के मसाइल हैं और मसाइल हैं, तो वो गैस की अदम फरामी है, वो सारे इश्यूज़ के ऊपर भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह अपने इलाके की भरपूर नुमाइंदगी कौमी असम्बली में करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा राना मशहूद साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी मरतबा लगातार वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। वो कह रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सियासी अज़्म भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे? कौमी असम्बली का माहौल भी हमारे सामने है, आपको बहुत एक जानदार किस्म की अपोजिशन का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में एक मुनफरिद तारीख़ रकम हुई है कि पहला प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कंटिन्यूसली दूसरी दफ़ा ओथ लिया है। और दूसरी बात यह है कि जिस शहबाज शरीफ साहब के साथ हमने पंजाब में काम किया हुआ है और जिस शहबाज शरीफ साहब को हम जानते हैं, पाकिस्तान के अगर कोई हालात अगर आज ठीक कर सकता है, इन चैलेंजेस से अगर कोई निबरत आजमा हो सकता है, तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। और इसीलिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनको आगे किया है। और आगे चंद महीने मुश्किल ज़रूर हैं। हम समझते हैं कि एक साल बड़ा चैलेंजिंग होगा और ये उसी तरह का टाइम होगा जब 2008 में शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो जो चैलेंजेस उनको पंजाब में आए थे, लेकिन एक साल बाद आपने देखा कि पंजाब जो है एक मिसाल बन गया तरक्की की, खुशहाली की। अब यहाँ पर जो मैंडेट मिला है, ये पिछले 16 माह के मैंडेट से एक मुख्तलिफ मैंडेट है। ये 5 साल का मैंडेट है। यहाँ पर जो शहबाज साहब के इत्तेहादी और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो एतमाद दुनिया का है, तो हम ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह एक साल में हम टर्न अराउंड करेंगे। पाकिस्तान में उसी खुशहाली के सफ़र का आगाज़ होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। सर, पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रही, सपोर्ट आपको कर रहे हैं, कायदे अवान के इंतखाब में उन्होंने वोट भी दिया, पिछली हुकूमत में वो काबीना का हिस्सा थे, ये ज़रा टफ हो जाता है? बहुत से तजिया निगारों की राय है कि फिर सबको साथ लेकर चलना, अगरचे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने PDM की गवर्नमेंट ने सबको साथ लेकर चले, लेकिन ये एक टफ आस्क होगी। मैं समझता हूँ कि चीज़ें तय हो चुकी हुई हैं, आपस में बैठ के इस दफ़ा बहुत क्लैरिटी के साथ हुकूमत ली गई है। इस दफ़ा मौका दिया गया था, जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई जमात है उसको कहा गया था कि अगर आप हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें। इस दफ़ा तमाम जमातों को कहा गया था कि अगर आप हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें। और उसके बाद फिर ये जो बेड़ा उठाया गया है, इसके अंदर हम समझते हैं कि क्लैरिटी भी है, तमाम जमातें सेम पेज पर भी हैं और मिलकर इस मुल्क को आज मसला एक ही, आज मिसाके मईशत की ज़रूरत है। मिसाके मुफाहमत की भी बात की प्राइम मिनिस्टर साहब। देखें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो कुछ उनके बारे में कहा गया, जो कुछ जमात के बारे में कहा गया, मिसाके मुफाहमत जो है और मिसाके मईशत, इसी की बुनियाद पर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। बताइएगा, मुश्किल हालात हैं लेकिन सियासी अज़्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान सर बड़ा प्रॉब्लम जो है माशी प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह हमें मियां शहबाज साहब में पहले भी सलाहियत थी कि आप जानते हैं जब 2013 में हमने हुकूमत ली तो पाकिस्तान में महंगाई के क्या हालात थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहाँ पे थी, पाकिस्तान में लोड शेडिंग कहाँ पर थी। और इसके बावजूद कि इमरान खान के 120 दिन के धरने के बावजूद हमने ना सिर्फ इन तमाम चीज़ों से निजात हासिल की बल्कि पाकिस्तान को आगे लेकर गए हैं और पाकिस्तान का GDP 5.8 तक लेकर गए हैं। अब भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जिस तरह 2016 में हमने IMF से निजात हासिल की थी, इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 2 साल में हम ना सिर्फ IMF से निजात हासिल करेंगे बल्कि मुल्क को भी आगे लेकर जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सोलंकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, 6 माह 200 दिन आपने कहे थे कि आपने एज ए मिनिस्टर काम किया, आज आप इस ओहदे से बतरीके एहसन फरागत हासिल हो गई है, क्या तासुरात है? सबसे पहले तो मुझे जो अच्छा लफ्ज़ लगा वो साबिक था। अच्छा लगा जी। और मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि जो वादा हमने वादा किया था वो पूरा हो गया और 200 दिनों के बाद हम रुखसत हो रहे हैं। मुंतखब पार्लिमान वजूद में आ चुकी है। अनकरीब आपको नया वज़ीर इत्तलात मिलेगा। मैं उनके लिए, आपकी वजारत के लिए और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत सारी दुआएं
मेरी आपके साथ रहेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बैरिस्टर साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत कर आए हैं और जाइंट किलर हैं चौधरी निसार अली ख़ान और ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन में इन्हें कामयाबी हासिल हुई। इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत इख्तियार की है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी। बताइए कि जब इंतखाबी मैदान में उतरे तो वहाँ तो दो बड़े तगड़े पहलवान सियासी पहले से मौजूद थे, किस उम्मीद के साथ आप उतरे थे? मैं बड़ा सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जाइंट किलर का जो ये क्लिप मेरे तक भी मैंने देखा पहुंचा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल सफ़र था जी, और लेकिन मैं पिछले 5 साल से मुतवातिर तौर पे अपने हलके की आवाम के साथ जुड़ा हुआ था, अपने हलके में मौजूद था और पिछले 5 साल से इलेक्शन कैंपेन में मौजूद था। तो इस वजह से जो है ज़ाहिरी बात है मुश्किल टाइम ज़रूर था, लेकिन इफ़ यू वर्क हार्ड दैन ऑब्वियसली उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर देती है। क्या बयानिया था बैरिस्टर साहब आपका, क्योंकि अब तो बहुत से मीडिया एनालिस्ट कहते हैं ये बयानियों की जंग है, कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन वो गुफ्तगू वो नारा जो आवाम के दिल को भाए, आपने क्या नारा लगाया? मेरा नारा था ये 35 साल से जो इस हलके में अपनी सियासत चमकाए बैठे हैं दोनों मेरे सियासी हरीफ और बिलखुसूस दीगर जितने भी कैंडिडेट्स थे, उनका मेरा एक ही था, क्योंकि यूथ मेरे साथ कनेक्ट कर रही थी और रेजोनेट कर रही थी, और 68 to 69% जो है मेरे हलके की और बल्कि पूरे मुल्क की आवाम जो है वो यूथ की है, और वो तकरीबन 30 से 32-35 साल की एज में है, इसी एज ब्रैकेट में। तो ये सबसे ये एक जो पॉइंट था कि यूथ की नुमाइंदगी और यूथ को आगे लाना और यूथ को मजबूत करना और यूथ के इश्यूज़ पे बात करना, तो मेरी कामयाबी का यही रास्ता। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बहुत मारूफ चेहरे हैं और सनतकार भी हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज़ एक्सेप्ट हार्टिएस्ट। थैंक यू सो मच। आपको कानून साजी भी करनी है और वो तमाम इकदाम उठाने के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें और जो इक़्तिसादी मुश्किलात हैं उनमें कमी वाक़ हो। जी, बिज़नेस कम्युनिटी ने बड़े टास्क दे के भेजा है, और बिलावल साहब से भी कल मेरी यही बात हो रही थी कुछ तरजीहात के ऊपर। कल जो शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर तकरीर की, उसमें आपने देखा होगा कि इकनॉमिक इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है। उसमें उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने उन्हें बतलाया था कि जी हमारे कैश फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है, सेल टैक्स रिफ़ंड नहीं मिल रहा है, तो कहा कि 10 दिन में उनका रिफ़ंड होना चाहिए। SMEs के ऊपर उन्होंने बात करी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन उन्होंने कहा मैं जाल बिछा दूंगा, और फिर उन्होंने चार्टर ऑफ इकॉनमी की एक बड़ा अच्छी ऑफ़र दी है जो तमाम सियासी जमातों को चंदीद से देखना चाहिए। आज बिलावल साहब ने भी उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि हम भी इसमें आपके साथ हैं, मुल्क की इकॉनमी को आगे लेके चलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जमातें तो काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन कुछ दूसरी जमात PTI वगैरह का एटीट्यूड हमें ज़रा सीरियस नहीं नज़र आया है और वो हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे। शायद वक्त के साथ बेहतर हो। मैं समझता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों चीज़ों को अलहदा लेके चलें, मुल्क की माशत को अलहदा, सियासत को अपना अलहदा। मुल्क है तो हम हैं और आप हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े हशाश बशाश और ज़बरदस्त अंदाज में आप लग रहे हैं। शुक्रिया। आप बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत आई है, ऐसे गवर्नर मामलात बेहतर तौर पे आगे बढ़ेंगे, आप पर उम्मीद है? देखिए, हमने तो पहले भी गवर्नर जो होता है एक आइनी सरबराह होता है सूबे का, और आइन के मुताबिक सब चीज़ को वो देखता है और उस पर फैसले करते हैं। तो उससे पहले भी जो 2 महमूद खान साहब के दौर में भी मैं गवर्नर था, कोई इस तरह मुश्किल नहीं आई उसके साथ। अब 2 चीफ मिनिस्टर जो निगरान गवर्नमेंट थी, तो हम आइन के मुताबिक काम करेंगे जब तक भी हो। मौलाना साहब को कैसे मना के ले आएंगे? मौलाना साहब थोड़े नाराज़ हैं, आपके पास उसकी कुंजी है? नहीं, बिल्कुल, लेकिन मौलाना साहब चूँकि अपने फैसलों में जमात उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो देखेंगे, सोचेंगे जो भी वो करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन सेनेटर इरफान सदीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, शहबाज शरीफ साहब, आप तो माशाल्लाह तारीख को आप गहरी नज़र रखते हैं, सेकंड टाइम कंसेक्यूटिवली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, शहबाज साहब उस वक्त भी बड़े मुश्किल हालात में ये मनसब उन्हें मिला था। अब भी जो पाकिस्तान के हालात हैं, सियासी तौर पे देख लें, मुआशी तौर पे ख़ास तौर पे देख लें, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, एक अदम इस्तेकाम की फ़ज़ा है, और शहबाज साहब ने 16 माह के अंदर बड़ी इस्तकामत के साथ न सिर्फ एक मखलूत हुकूमत के इत्तेहाद को बरकरार रखा, बल्कि उन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज जो था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है,
یہ سنگل ہینڈڈلی شہباز صاحب کی کوشش تھی اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا. اب بھی میرا خیال ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لاٹ ہے اس وقت، دن رات کام کرنے والا، محنت کرنے والا، معاملات پہ نگاہ رکھنے والا، اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے والا، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو چند گنے چنے لیڈرز ہیں ان میں سر فہرست ہیں شہباز صاحب. تو شہباز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اہلیت اور صلاحیت دی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھنور میں پھنسی ہوئی اس کشتی کو نکالنے کی کوشش کریں. کہ ابھی بھی سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی ان کا کہنا ہے کہ مبینہ انتخابی دھاندلی ہوئی ہے. پہلے فارم 14 کا بڑا چرچا تھا، اب فارم 45 کا بڑا چرچا ہے. کیا کہیں گے؟ افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیں 2018 میں پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، دوسری جماعتوں کو یہ بہت بڑی شکایت تھی کہ آر ٹی ایس فیل کر کے ان کی فتح کو شکست میں بدلا گیا. ایون دین کوئی دھرنا نہیں دیا، کوئی آئی ایم ایف کو ہم نے خط نہیں لکھے، ہم اپوزیشن بینچوں پہ آ گئے، بیٹھ گئے، اپنا کردار ادا کیا، ویٹ کیا اس لمحے کا کہ جب خان صاحب ویک ہو جائیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی ناکارکردگی کی وجہ سے، اپنی نااہلیت کی وجہ سے. اب بھی ان کو چاہیے کہ یہ لکیر پیٹنے کے بجائے بیٹھ جائیں. اپوزیشن بڑی تعداد ہے، 100 کے قریب، 100 کی تعداد، اور وہ اپنا کردار ادا کریں، حکومت کی گرفت کریں، اپنے جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے وہ دیں. اور اگر وہ وہی کچھ کریں گے، کیونکہ ان کی روایت یہی ہے. 2002 میں خان صاحب آئے، استعفیٰ دے کے چلے گئے. 2008 کا الیکشن نہیں لڑا انہوں نے. 2013 میں آئے تو دھرنے دیتے رہے اور پھر استعفے دے دیے. 2018 میں اس لیے بیٹھ گئے کہ حکومت بنی ان کی، اور پھر اس میں سے بھی اس کو اسمبلی توڑوا کے گھر چلے گئے. تو ان کی روایات اچھی نہیں ہیں پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے. نواز شریف صاحب سے میں نے سوال کیا اور ان کا ہسٹورک موقع ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب بن گئے، مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ. میاں محمد نواز شریف صاحب کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بڑی قربت رہی ہے ان کے ساتھ، ہے بھی. شریف جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے سب سے مدبر اور سیزنڈ اور تجربہ کار پالیٹیشنز ہیں. وہ نہ صرف مسلم لیگ نون کا اثاثہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیٹکس کا بھی اثاثہ ہیں. جمہوری جو ہماری ایک سیٹ اپ ہے اس کا بھی اثاثہ ہیں. میاں صاحب اپنی پارٹی کے قائد ہیں. تمام اہم فیصلے بشمول شہباز صاحب کی وزارت اعلیٰ، وزارت عظمیٰ اور بشمول مریم کی وزارت اعلیٰ، یہ میاں صاحب کے فیصلے ہیں. اور آئندہ بھی کابینہ سازی ہونی ہے اور بہت سی چیزیں ہونی ہیں. تو میاں صاحب کی ایک جو سرپرستانہ کردار ہے وہ باقی رہے گا. وہ پالیٹکس کے اندر بھی ہیں، انہوں نے حلف بھی اٹھایا ہے، وہ اسمبلی بھی جاتے ہیں، وہ مولانا سے بھی ملے ہیں. سو ان کا پولیٹیکل رول قائم ہے. مولانا صاحب سے ملے ہیں سر، لیکن مولانا صاحب تو کل بھی کافی ناراض نظر آئے اور احتجاجی تحریک چلانے کا اندیا دے رہے ہیں. عرفان صاحب، مولانا دیکھیں کچھ بھی ہے، مولانا جمہوریت پہ یقین رکھنے والے ہیں. مولانا کی شخصیت کے اندر پارلیمانی جمہوریت کے لیے بڑی گنجائش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کا ہمارے ساتھ رہنا ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور مولانا جچتے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، کسی اور کے ساتھ جچتے بھی نہیں ہیں. ناظرین، آج کے خصوصی پروگرام میں ہم نے مشتبہ نواز اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کی آراء آپ تک پہنچائی. ان سے پوچھا کہ اب جبکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے تو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ نے ان کے جوابات سنے. پرعزم ہیں اور پر امید ہیں کہ سیاسی شور کے باوجود وہ جو معاشی ریفارمز کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے اور پایہ تکمیل تک پہنچا کے عوام تک 1-1.5 سال میں ثمرات پہنچائیں گے. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. بارکیف ہم ان کے لیے دعاگو ہیں اور پر امید ہیں کہ پاکستانی سیاست میں جو ایک سنگ میل آج طے ہو گیا ہے، انتخابات کے بعد حکومت سازی کے حوالے سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور یہ ایوان قومی اسمبلی اور پرائم منسٹر آفس اپنی مدت بھی مکمل کریں گے. ساتھ میں ایوان صدر میں بھی اگلے ہفتے الیکشن ہونے جا رہا ہے. ہم امید کریں گے کہ یہ مرحلہ بھی سموتھلی پایہ تکمیل تک پہنچے گا. پروگرام سجدے میں ہمارا اسپیشل شو آپ کو کیسا لگا؟ فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو ایوان صدر اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.